नमस्कार। ये बातचीत जो है इसके पीछे एक जादू है और वो जादू जगाने वाली तस्वीर मेरे जो पीछे है वो प्रत्यक्षा जी हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई उपन्यास लेखक की लेखनी आपको इस तरह के संसार में निरंतर ले जाती हो अपने शब्दों के माध्यम से कि आपको लगे ये जो संसार का जादू है ये एक नई तरह से मेरे लिए खुल रहा है। क्योंकि एक उम्र के बाद में आपको लगता है कि जो उपन्यासकार हैं उनके द्वारा जिस तरह से आपके अंदर एक जादुई संसार जगाने की पात्रता है, वो चूंकि अब धीरे धीरे अनुभवों के बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारी पठनीयता भी कम हो जाती है और हमारी ये आस्था कि कोई उपन्यास आपके लिए एक नया संसार खोल देगा, एक नए सिरे से आपको नन्हे शिशु की तरह कहीं ले जाएगा, इस तरह जीवन के सभी आयामों को आपके सामने प्रस्तुत कर देगा कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि एक जादू सा है उस लेखिका के द्वारा लिखे गए उपन्यास पारा पारा में। तो क्या बात है जो एक उपन्यास को पठनीयता भी देती है, गहराई भी देती है, हमें एक अलग स्तर पर समृद्ध करती है। प्रत्यक्षा जी से इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने अनुरोध किया और उन्होंने स्वीकार किया। उनका धन्यवाद करते हुए स्वागत प्रतीक्षा जी। तो उपन्यास के पास जाने से पहले मैं ये बात कहूँ अपने दर्शकों को भी कि जो सहजता है जीवन की वो मुझे लगता है आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है और लगता क्या मेरा अपना अनुभव ऐसा रहा। पर ये सहजता एक लेखक के रूप में ऐसे शब्दों को लेकर जब आप आगे बढ़ रही होती हैं जो उतने प्रचलन में नहीं है लेकिन आपके द्वारा उनके प्रयोग से उसका अर्थ नहीं भी पता है तो भी ऐसा लगता है कि परिचित सा शब्द है। जो पारा पारा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की भाषा के शब्द नहीं है। तो मैं पहले शब्दों से बात शुरू करूं, फिर हम चरित्र पर जाएंगे, शिल्प पर जाएंगे। पर तो ये सजगता रही है। जैसे अभी मैंने एक पृष्ठ खोला तो उसमें अफरा तफरी शब्द ऐसे आ गया। अफरा तफरी अफरा तफरी वैसे फिर भी जाना पहचाना है, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो तो बहरहाल शब्द चयन अभिव्यक्ति पारा पारा प्रत्यक्षा जी। पारा पारा बहुत पुराने समय की कहानी है, आज के समय की भी है। और पुराना वक्त उसमें बहुत बार आता है, तो पुराने शब्द भी आते जाते हैं। तो उस तरह के शब्द हैं जो बचपन में हम अपने आसपास सुनते थे, घरों में सुनते थे। और बहुत साल बड़े होने के बाद और दफ्तर में काम करने के बाद और शायद बिहार छूटने के बाद वो शब्द भी छूट गए थे। मैं लगभग 20 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ, तो दिल्ली और गुड़गांव की भाषा में बोलने की आदत हो गई है। हिंदी ही बोलते हैं हम बहुत बाज़ दफ़ा, पर शब्द बहुत से हमने नए जोड़ लिए और पुराने हमारे से छूटते गए। लेकिन जब मैंने पारा-पारा लिखना शुरू किया तो उसमें मैं इतने अतीत में, स्मृतियों में ज बार-बार जाती थी और लौटती रहती थी। लौटते रहने से उन शब्दों की तरफ लौटी, उस समय की तरफ लौटी, उन यादों की तरफ लौटी। और वो शब्द ऐसे मेरे पास आए जैसे मुझसे कभी छूटे ही नहीं थे। ये बड़ी मज़े की बात है। मतलब ऐसा कैसे होता है कि कई बार हम बहुत सालों तक भूले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, शब्द ही नहीं, कुछ इंसिडेंट, कोई इवेंट, और वो आपके दिमाग से गायब रहता है और अचानक से आपके सामने ऐसे आता है, आपको लगता है हम भूले कैसे थे इसको? ये बात मेरे करीब की थी। तो इसी तरह से ये सारे शब्द ये धीरे-धीरे करके लौटते आए। और एक और चीज़ मुझे लगता है कि जैसे जब हम एज़ वी ग्रो ओल्डर हम बहुत लौटते हैं और अपने रूट्स की तरफ जाते हैं और उन चीज़ों में प्राइड लेने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हमने छोड़ दिया, अबैंडन किया कि नहीं ये हमारी चीज़ नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद आप उसको फिर से अपनाते हैं। ये शायद एक साइक्लिकल दौर चलता है सबके साथ। तो उस तरीके से भी मुझे लगता है कि अब मैं इन शब्दों को और ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा वो मेरे करीब होते हैं। जैसे बीच का जो एक पूरा वक़्फ़ा था, वो गायब हो गया। जैसे कि एक स्थान पर आपके द्वारा प्रयोग किया गया धूसर। अब ये धूसर जो शब्द है, आसमान धूसर मटमैला है, ये भी कम हमारे सामने आता है। एक पैराग्राफ में ये ऐसे ही खुल गया मेरे सामने, पारा हुँ। पारा में से
पृष्ठ 91 में है। उसमें से कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ने की स्वतंत्रता लेता हूँ। 9 जोड़ी पूड़ी और उसके ऊपर रसियाव। अब ये रसियाव शब्द को थोड़ा रेखांकित करके आगे चलते हैं। रसियाव रखकर बंदी माता के चारों तरफ वृत्ताकार बना दिया जाता। 9 जोड़ी पूड़ी और रसियाव उस वृत्त के अंदर एक साथ रख दिया जाता। एक नदिया दही उस वृत्त के बाहर रखा जाता और श्रृंगार सामग्री उस साड़ी के आंचल में अरवा चावल, अरवा को रेखांकित करें, हल्दी के साथ रखा जाता। बाद में बंदी माता के चारों तरफ जल घुमाकर गिराया जाता, फिर माता की आरती उतारी जाती, लोकगीत गाया जाता। दरवाजे पर दाहिनी तरफ बंदी माता की दासी वृत्तियां माता को रखा जाता। उनकी पूजा अगली सुबह सूर्योदय से पहले जौ के आटे की लोई और गुड़ से होती। जौ की लोई में गुड़ भरकर बिना बेले तवे पर सेंक कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता। उसी रात बंदी माता की चारों तरफ चढ़ाई हुई 9 जोड़ी पूड़ी और रसियाव को उठा लिया जाता और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता। मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ रहा था ताकि मैं बात पर आ जाऊँ। इसमें उतने ज़्यादा वो वाले शब्द नहीं, लेकिन फिर भी रसियाव है। और साथ ही जो आप बात कह रही थी कि वो शब्द शायद अचेतन में कहीं सोए होते हैं और फिर उनको लगता है अभी मेरी आवश्यकता है, वो दौड़ कर आ जाते हैं। उसी तरह से कुछ दृश्य भी होंगे जो बचपन में कई जिन अनुभवों से निकली होंगी, वो इस उपन्यास में आए। खास करके अभी जो मैंने ये पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा चिंतन आपका। ये मज़ेदार बात है कि इसको मैंने इतनी डिटेल में लिखा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिचुअल्स नहीं जानती। और कुछ ऐसा था कि मेरी माँ भी रिचुअल्स में विश्वास नहीं रखती थी। तो ईश्वर में विश्वास था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ हमारे घर में बहुत रिचुअल्स होते थे। वैसे ये जो बंदी माई की पूजा, ये हमारी कुल देवी की पूजा, ये हमारे घर में होता था। माँ को बहुत नहीं मालूम होता था, पर ऐसे घरों में हमारे चाची और ये लोग करते थे, तो हम लोग देखते थे बचपन में। बाद में जब मैंने इसको याद करना शुरू किया, तो कुछ हमारे घर के और सदस्य जिन्होंने मुझे इसके डिटेल्स बताए, जो मेरे अंदर इतनी स्मृति नहीं थी, एक वेग सा एक इम्प्रेशन था कि ऐसे होता था। और इससे जुड़ी एक बहुत मज़ेदार बात है कि ऐसा एक विश्वास था पहले कि बंदी माई की जो पूजा होगी कुल देवी की, तो वो घर की लड़कियाँ उस प्रसाद को नहीं ग्रहण करेंगी, क्योंकि वो दूसरे कुल में चली जाती हैं। ऐसा कुछ विश्वास था, और जब पूजा होती तो घर की बहुएँ खाती थी, बेटे खाते थे, बेटियों को नहीं मिलता था। तो इस बात से मेरा बड़ा विद्रोह रहता था कि ऐसा क्यों है और हम क्यों नहीं खा सकते? और मेरे पिता ने कहा कि किसी वक़्त मैंने एक बार थोड़ा झगड़ा किया, तो मेरे पिता ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल अब लड़कियाँ खाएँगी। तो सब कुछ एक अंधविश्वास पे थे कि लड़कियों को नहीं खाना चाहिए, खाने से कुछ खराब हो जाएगा। पर मैंने शुरू किया, मैं और फिर घर में लड़कियाँ खाने लगी। तो ये एक इंसिडेंट मुझे कुलदेवी की पूजा से याद रहता है। और बाकी वो चीज़ें घर में अभी भी कुलदेवी की पूजा होती है। अ, जो एक जॉइंट संयुक्त परिवार होता है, उसमें कोई एक करता है उसको। और जैसे हमारे घरों के जो होते हैं व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स, उसमें कोई बता देता है कि आज पूजा थी, तो ऐसे हुँ, करके। तो हुँ, रिचुअल्स मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। हुँ। अब ये किसी घर के बड़े ने बताया, तो मैंने इसको यहाँ इस तरह से मेरा लिखने का मन किया कि एक ये दर्ज हो रहा है कहीं। आई एम आल्सो डॉक्यूमेंटिंग इट फॉर माय सेल्फ कि ऐसे होता था ये। तो इस बात को लेके मैं थोड़ा अपने चिंतन की तरफ आपको ले जाऊँ, या जो जैसे मैं देखता हूँ, तो समय के साथ-साथ समाज जब बदल जाता है, तो अपने आप को, अपने संबंधों को देखने का ढंग भी बदल जाता है। एक समय रहा होगा जब ये परंपरा, जिसमें कि वो कन्या दूसरे कुल में चली जाती है और ये कुल देवी का प्रसाद है, उसके पीछे वो कहीं न कहीं अचेतन या सबकॉन्शियस में इस बात को बिठाते होंगे कि वो ये पराया धन है, जो ये शब्द रहता था कन्या के साथ में। और भी कुछ बातें नहीं हुई, और ये बहुत ही सटल लेवल पर एक्टिवली काम करती हैं, मुझे लगता है। और आपके अंदर जो विद्रोह आता है, वो विद्रोह का मतलब, हम क्योंकि उसको अपने लिए एक्सेप्टेबल नहीं मान रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये मेरी पहचान से मेल नहीं खाता है। और ये पहचान की जो बात है, वो आपके उपन्यास में निरंतर चलती रहती है, अलग-अलग तरह से। अब जब पात्र अपनी पहचान ढूँढ रहा होता है, तो शब्द उसके साथ चलते भी हैं और भी बातें चलती हैं, और बातों की तरफ बाद में जाएँगे। ये एक और शब्द मुझे दिखाई दिया, इसके पास ही के पृष्ठ में है। जैसे रात-बेरात बोलते हैं,
रात-बिरात उनको लगता कि कमरे की फर्श पर सांप की तरह रेंगती जड़ों के अंकुश में उनकी देह फंसती जा रही है। अब ये शब्द देखें आप, तर-बतर हदस से उनकी नींद खुलती। जीवन में सुख की कोई हल्की किरण तक नहीं थी। ये शब्द वापस ले लीजिए, तर-बतर हदस। इसका मतलब मुझे वैसे देखा जाए तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता है। इसके साथ भी कोई कहानी जुड़ी है क्या? तर-बतर फिर भी थोड़ा बहुत परिचित होगा, हदस तो पता ही नहीं है। हदस मतलब भय, डर। आंचलिक शब्द है ये ऐसे? हाँ, हाँ, ये अब अभी इसके लिए भी मैं एक आपको एक किस्सा बताती हूँ। बिल्कुल। जैसे आंचलिक शब्द है, हम हिंदी जिसको हम अपने घरों में कहते थे कि खड़ी बोली। जो आप आंचलिक भाषा बोलते हैं भोजपुरी या मगही या मैथिली, और जब आप हिंदी बोलते तो कहा जाता था कि खड़ी बोली में हम बात कर रहे हैं। तो मेरे घर में ऐसे कुछ शब्द थे जो मेरे पिता बहुत इस्तेमाल करते थे, माँ भी इस्तेमाल करती थी। इसमें 2 मैं बताती हूँ, एक वो सिलुएट बहुत बोलते थे। क्या? मेरे पिता सिलुएट, तो वो सिल्वेट। फ़ोटोज़ खींचते थे, उनको बड़ा शौक था, और मेरी माँ की उन्होंने ऐसी तस्वीरें खींची थी जिसमें वो सिलुएट आता है। तो वो सिलुएट बहुत बोलते थे, सॉलिलॉकी बहुत बोलते थे। तो हम बचपन से बड़े हुए ये सोचते थे कि ये तो हिंदी शब्द है। तो सॉलिलॉकी और सिलुएट को हम हिंदी शब्द समझते थे। बहुत बड़े होने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो अंग्रेजी है। तो इस तरह से जो आंचलिक शब्द है वो भी तब हम लोग को नहीं पता था कि ये दूसरे प्रदेशों में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऐसे करके, पर ये शब्द तो कुछ मेरे साथ-साथ रहते हैं काफ़ी सारे। कुछ ज़रूर छूट गए थे। तर-बतर भी मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, हदस तो अच्छा। मतलब मेरे वो हाँ, भय और एंग्ज़ायटी मिला हुआ जो एक शब्द है। तो मेरे लिए कई शब्द इसमें नए से थे, लेकिन मुझे लगता था मैं इनको पहचानता हूँ। तो एक आधे शब्द की तरफ और जाते हैं और उसके साथ दूसरा संदर्भ भी मैं अपने सुनने वालों के, पाठक तो सब नहीं होंगे, सबने शायद पढ़ा नहीं हो, पर एक और अ, विशेष बात जो इस उपन्यास में मेरे लिए इसको महत्वपूर्ण बनाने वाली रही कि बहुत कम पंक्तियों में एक पूरा दृश्य, एक पूरी अनुभूति, पात्रों के आसपास का वातावरण वो ऐसे जीवित हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण में ये एक एक स्थान पर आप कोई तस्वीरों का विवरण दे रही हैं, चंद तस्वीरें बुता हीरा। अच्छा, ये भी अच्छा किया आपने, वो छोटे-छोटे शीर्षक होने से पाठक को गति बनाए रखने में और रुकने में मदद मिल जाती है। तो हैरानगी के भाव के साथ के बाद में एक जो तस्वीर है उसमें आपने लिखा है कि नन्ना नानी और बड़ी मामी, माँ बार-बार कहती है, वो घर विधवाओं की हवेली था। आंगन में सूखने को डली सफेद कोरी साड़ियां पूरे दिन हवा में फड़फड़ाती थीं, जैसे घर से सब रंग किसी ने पोंछ दिया था। अब ये पंक्तियां पढ़ने के बाद एक पाठक के रूप में आप बिना देखे उस दृश्य की आत्मा के साथ एकमेक हो जाते हैं। तो ये जो जादू है, जो मैं कह रहा था आपने जादू जगह है, जब आप लिख रही होती थी तो कैसे एक तो अंतर्दृष्टि होगी, आप शायद कुछ देखती होंगी, एक तो अगर इसके बारे में कुछ कह सकें, और कई बार आपको लिखने के बाद जब आपने लिखे को आप देखती होंगी तो आप उसमें से एक एक आह्लाद या एक आनंद आता होगा कि हाँ, ये उसके समानांतर जाता है जो मैं कहना चाहती थी। ये वाला हिस्सा, ये जो टुकड़ा है, तस्वीरों का एक हिस्सा है, वो सब मैंने अलग-अलग, जैसे इम्प्रेशंस आपके मन में कुछ रहते हैं, तो ये टुकड़े बहुत अलग हिस्सों में लिखे गए थे और बाद में वो इस किताब का एक अंश बने। और विजुअली मतलब वो चीज़ें मेरे सामने थी, मैं देख पा रही थी। वो जो तस्वीरों के बारे में लिखती हूँ, वो तस्वीर जैसे मेरे आँख के सामने है। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को मैं इमेजिन कर सकती हूँ कल्पना में, और मैंने बस जो देखा मन में, उसको मैंने लिख दिया। तो ऐसे टुकड़े बहुत सारे हैं इस किताब में कि वो बहुत मेरे अंदर सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हर किरदार दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, उठने-बैठने का उसका सलीका क्या है, वो सब जैसे मेरे भीतर एक दृश्य की तरह, विज़ुअल की तरह मेरे सामने था। तो ये चीज़ जब आप उसको फिर काम बहुत आसान होता है कि आप उस चीज़ को सिर्फ़ डिस्क्राइब करते हैं, आप उसको डिटेल कर देते हैं, जो आप देख रहे हैं उसको आप लिख देते हैं।
तो इस तरीके तो से ये बहुत टुकड़े गए। तो मैं ऐसा कहूँ कि आप जिस तरह देख पाती हैं, उसमें एक गद्यात्मकता है। यानी अब ये पंक्ति फिर से देखें, आंगन में सूखने को डली सफेद कोई साड़ियां पूरे दिन हवा में फड़फड़ाती थीं। तो एक पूरे काल का प्रवाह और उस काल के प्रवाह का उस स्थान विशेष के साथ जो संबंध है, वो उभर कर आता है। फिर दूसरी पंक्ति एक अवसाद की तरफ पाठक पहुंचे, बहुत एक चुस्ती के साथ ले जाती है, जैसे घर से सब रंग किसी ने पहुंच दिया था। अब चूंकि मैं बात शब्दों की कर रहा था, तो इसके पास में मुझे ये दो शब्द और मिले। एक तो ये है कि मैं संदर्भ पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ शब्द के लिए एक वाक्य बोल रहा हूँ। उनके चेहरे पर हुँ। राजसी ठसक है। ये ठसक भी कम प्रयोग में आता है ऐसे। लेकिन दूसरा तो अमला गुमला के ऊपर राज करने की अकड़। ये ये अमला गुमला मैंने कभी सुना पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे मैच कर रहा है। आप बताएं, इसके साथ भी कोई स्मृति जुड़ी है? मेरी माँ की जो नानी थी, वो नन्ना जैसी थी। मतलब जो मेरे बहुत फेंट एक मेमोरी है, वो बहुत सब उनसे डरते थे। बहुत डिसिप्लिनेरियन थी और बहुत कड़क स्वभाव की थी। तो मैंने नन्ना को काफ़ी कुछ जब लिखती रही तो मुझे वो याद आती रही और वो जैसी दिखती थी, मुझे वही दिखती रही किरदार भी। तो ऐसे जैसे हम लिखते हैं ना तो बहुत सारा सच और बहुत सारी कल्पना को कुछ के कुछ चीज़ पैदा करते देते हैं। तो ये वाली स्मृति तो उन्हीं की है। एक और शब्द ले रहा हूं मैं, दूसरे पृष्ठ से है वो। खरकटे शब्द है। अब देखिए आपने कैसे प्रयोग किया इसको। दोपहर के भोजन के बाद के झूठे बर्तन खरकटे पड़े होते थे। अब ये खरकटे मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो कई ऐसे शब्द हैं जो आम पाठक के बोलचाल का या उनके परिचय वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। पर वो लिखते वक्त आपको लगा नहीं कि ये पठनीयता की दृष्टि से ये ऊंचाई देगा या उसको कहीं प्रवाह में बाधा कर देगा? ऐसा आपको क्या लगा? नहीं, मैंने ये सोचा नहीं था। ये सीरियसली अभी आपने कहा, अदरवाइज़ वो मेरे मन में नहीं आया था। मैं जब लिख रही थी तो जिस फ्लो में चीज़ें आ रही थी मैंने उनको उसी फ्लो में आने दिया। जो शब्द मुझे याद आ जा रहे थे या जो मैं लिख रही थी, जैसे-जैसे जिस तरह की चीज़ आई, उसको मैंने बहुत इंट्यूटिवली फ्लो होने दिया। जैसे मैं एक और शब्द ले लेता हूँ, ये पैताने। आपके एक जगह आप लिखती हैं, छत पर शाम से सलीके से चौकियां बिछ जाती थी जिस पर सफेद चादर बिछा दी जाती। सिरहाने और पैताने बैंत के हुँ। डंडे को फंसाकर उन पर मसहरी तान दी जाती। छत की जमीन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता और दिन भर की गर्मी को पानी से उड़ा डालती। शाम से ठंडक हो जाती। तो ये मैंने एक तो इस बात को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि 3-4 वाक्यों में एक पूरा जो परिवेश है वो व्यक्त हुँ। करने की कला। साथ ही कुछ-कुछ शब्द हैं, जैसे इसमें मुझे पैताने, वैसे तो मुझे पता है इसका, लेकिन ये ऐसा नॉर्मली आप किसी उपन्यास में देखते नहीं हैं। इस पे मे आप बी जैसे वो बात कर रही थी ना कि विजुअल, तो मैं वो बचपन के दिन याद कर रही हूँ जब इस तरीके से छत पे लग जाता था या बाहर आंगन में, जब घरों में आंगन हुआ करते थे। तो ये एक गर्मी के दिनों में इस तरह से लोग सोते थे, बिजली बिजली कट जाती थी और आंगन पे या छत पे इस तरीके से मसहरी तान के लोग, घर के लोग सोते थे। तो वो एक बचपन की याद थी जिसको मैंने यहाँ पे। अच्छा, एक आधा शब्द और लेते हैं, फिर हम दूसरे संदर्भ पर चले जाएंगे। तो एक ये शब्द भी कई जगह शायद आया, हदबद। जैसे आपने लिखा, मैं हदस कर। अब ये हदस कर भी मेरे लिए नया शब्द है। हदस कर एक बड़ा कौर मुंह में भरती हूँ, इतनी भूख और लालच में कि शुरू के 2 कौर बिना चबाए हदबद निगल लेती हूँ। अब एक तो ये हदस कर और हदबद, इनके बारे में कुछ कहिए। आपने बहुत सारे शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। हदबद मतलब एकदम से ताबड़तोड़, बिना रुके हुए। कई बार ऐसी भूख लगती है ना, जब आप एकदम रुक नहीं जाते, आपसे रुका नहीं जाता और आप
चाहते हैं कि बड़ा-बड़ा कौर लेके आप तुरंत से खाना खा लें, तो हद-बद तो वही है। हदस कर भी कुछ मतलब डर कर कि ये खाना मेरे सामने से निकल ना जाए। इतनी भूख लगी, इतनी तेज़ भूख लगी है, आप रुकना नहीं चाहते, आप तुरंत खा लेना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये कोई लेखक कोई इस तरह एक-एक शब्द के बारे में बात करे, वो ऐसे लगेगा कि वो क्या ही कर रहा है। पर मैं एक शब्द और ले लेता हूँ, फिर हम दूसरे संदर्भ पर जाएँगे। खदबदाहट। ये वाक़या ऐसा है, वे दिन थे जब चीज़ें दहलीज पर थीं, केवल मेरे जीवन में ही नहीं बल्कि मेरे आस-पास की दुनिया में भी। ये खदबदाहट किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को समेटे हुए थी, किसी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक। तो खदबदाहट की खिड़की खोलिए आप, क्या है? जो आपके भीतर एक विचलन होता रहता है। एक दुनिया है जो बहुत स्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू चेंज। अरे इसके साथ-साथ अब दूसरी तरफ मुझे पता है कि सबको शब्द एक-एक पकड़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, पर हुँ। कई स्थानों पर आपने अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों के प्रयोग में भी संकोच नहीं किया है। और लेकिन वो फ्लो में आता है और ऐसा लगता है कि ये सहज है। वो कॉन्शियस था या नहीं, मैं कॉन्शियसली तो ये चाह रही थी कि अंग्रेज़ी के शब्द जितने कम आएँ उतना अच्छा। और जैसे अभी हम लोग बातचीत भी करते हैं तो अंग्रेज़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं, दुनिया ही ऐसी हो गई है। एकदम शुद्ध हिंदी में कहाँ बात होती है। तो अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द हैं जो अब रोज़ाना इस्तेमाल में बहुत सहज तरीके से आते हैं। पर फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं जितना कम इस्तेमाल करूँ। और अगर मैंने किया है तो मुझे और कम करना चाहिए था। ये मैं बहुत शिद्दत से इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ मेरे पास एक बढ़िया शब्द है हिंदी या उर्दू का, तो मुझे वही इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो मैं लेकिन आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि बहुत अधिक नहीं है और जहाँ-जहाँ हुए ऐसा लगता है कि ये उस पात्र की उस स्थिति विशेष के अनुसार सहज आया है। तो मैं उसको 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 प्रवाह में सहायक के रूप में ही देख रहा हूँ। ऐसा कहते हुए 2 बातों पर विशेष चर्चा की जाए, जिसमें से पहले तो एक विहंगम दृश्य उपन्यास का, जो उपन्यास के शिल्प के बारे में हम अ, एक अचेतन में होता है और इसके बारे में बहुत कुछ किताबें भी लिखी गई हैं कि क्या तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए और तो एक पारंपरिक ढंग जो उपन्यास के शिल्प के बारे में, उसकी संरचना के बारे में है, वो कहीं आप उसके बारे में जब उपन्यास लिखना प्रारंभ कर रही थी तो कॉन्शियस थी क्या कि क्या स्ट्रक्चर होना है या इस बात को थोड़ा मैं और खींच देता हूँ। यह होता है कि एक अंदर से कुछ प्रवाह सा आ रहा होता है, वो फिर अपने हिसाब से शिल्प खुद गढ़ लेता है। आपका इसके बारे में? कुछ हिस्से आपको पता है इसमें कुछ ऐसे हिस्से थे जो मैंने ब्लॉग पे लिखे थे। मतलब वो थे लिखे हुए इन्हीं फ़ोल्डर्स में और उसका एक टुकड़ा मैंने ब्लॉग पे डाल दिया, कभी कुछ और कर दिया। तो मुझे लगता था कि मैं इसको कहीं और इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो वो जंगल वाला जो हिस्सा है वो अलग से छपा भी था और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कहा नहीं वो छप चुका है तो मैं उस टुकड़े को यहाँ नहीं डालती, मैं दोबारा लिखती हूँ इस हिस्से को। और मैंने लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि नहीं वो जैसा वो लिख दिया है, वो रिपीट नहीं हो रहा, उससे मैं बेहतर नहीं कर पा रही और स्कैटर्ड हो रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं फिर क्या मेरी ही चीज़ है मैं इसको यहाँ लिखूँगी क्योंकि ये इसी जगह के लिए लिखी गई थी, तो मैं इसको यहीं पर इस्तेमाल करूँगी। तो ऐसे टुकड़े भी रहे और कुछ ऐसे हिस्से थे जो कोई सिचुएशन मुझे याद आया, एक कंप्लीट सिचुएशन और मैंने उसको लिख दिया। तो ये अच्छी बात है कि अलग-अलग टुकड़े मतलब एक मिलाकर मुकम्मल चीज़ भी अगर बन जा रही है और अलग तरीके से भी वो दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। कई स्थानों पर ऐसा लगता है कि आप पाठक के अंदर जिज्ञासा जगाते हुए अपने को कहाँ संयम के साथ में रोक लेना है कि उसके अंदर उत्सुकता है और उसको वो पूरा भी पता नहीं लग पा रहा है। हुँ। तो कभी कोई एसेज के बारे में ऐसा कहा जाता था कि भई वो उम, एक जो ऐसे अच्छा है वो एक युवती के स्कर्ट की तरह हो कि भई वो दिखाए भी और छुपाए भी और इस तरह का कुछ। तो जो एक कथा के साथ जुड़ते हुए पात्र के लिए
यहाँ पे क्या हुआ, आगे क्या होगा, इसको अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो एक एक तरह का सस्पेंस जो है, हुँ। उसको बनाए रखना, वो आपके लिए नेचुरल नेचुरल था, या वो भी एक विशेष प्रक्रिया रही कि भई इतना ही पता लगे यहाँ पे और बाकी का मैं बाद के पृष्ठों में खोलूँगी? नहीं, वो मैं हमेशा करती हूँ। जब मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, तो भी करती हूँ, उपन्यास में भी किया और जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे वैसी चीज़ों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है जो सारी बातें तुरंत नहीं बता देते। तो आप एक तनाव में आप उस किताब को पढ़ते हैं कि आगे क्या होगा, उसकी एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है और जो चीज़ आपको बाँधे रहती है। तो मुझे वैसी चीज़ें पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो जब लिखती हूँ तो नेचुरली वो चीज़ मैं लिखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम खोल के सारी बातें बता दूँ। मुझे लगता है मैं थोड़े से एक ज़मीन, एक स्पेस क्रिएट करूँ जहाँ पे पाठक आके उस स्पेस को क्लेम कर ले। उस स्पेस पे वो अपना एक इंटरप्रिटेशन डाल दे। वो अपनी कल्पना थोड़ी डाल सके। तो मैं थोड़ा वैसा एक जगह छोड़ देना चाहती हूँ। वो ये बार-बार मुझे करने में अच्छा लगता है और फिर किसी बाद में किताब के किसी दूसरे हिस्से में मैं उसका एक थोड़ा संकेत देना चाहती हूँ। फिर मैं चाहती हूँ कि पाठक उस संकेत को लेकर कहीं और चला जाए। वो किसी और गली-कूचे में उतर जाए। मैं चूँकि ऐसा पढ़ने में मुझे एक रस मिलता है तो शायद लिखने में भी मैं उस चीज़ को करना चाहती हूँ। तो बहुत मुझे बार लगता ये है संयम है ना, ये बड़ा कंट्रोल्ड वे में मैं इसको करती हूँ, कॉन्शियसली करती हूँ। तो आप इसमें सफल रही हैं, क्योंकि मुझे मुझे भी कई बार लग रहा था कि ये अब आगे क्या, इसका क्या सिरा कैसे खुलेगा इत्यादि। मैं एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक तो ये बातचीत वही लोग देख रहे होंगे जो या तो पारा-पारा से थोड़ा संबंध उनका विकसित हो गया है, या जिनको पता है कि प्रत्यक्षा जी की अभिव्यक्ति के साथ की जो बहुआयामी एक दुनिया खुलती है, उसमें उनको थोड़ा रस आता है। मैं अपने आनंद के लिए ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, फिर शिल्प वाली बात को जारी रखता हूँ। मैं अपनी मिट्टी खुद गढ़ना चाहती हूँ, अपनी मिट्टी, अपना चाक, और खुद ही कुम्हार भी, बिना शोर शराबे के, बिना हील हुज्जत के, आराम से, शांति से, इज्जत से। आप दबेंगे, आपको दबाया जाएगा, आप लड़ेंगे, आपको हराया जाएगा। मैं अपने आप को इस निरर्थक लड़ाई से ऊपर उठाऊंगी, ऐसे जीऊंगी जैसे जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना था। अब ये जो वाक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, किसी के लिए भी कहीं भी है। अब मैं कहूँगा ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है वैसे, हाँ, बिकॉज़ ये हाँ। कहीं न कहीं ये पहचान की बात है, अपने को जानने की बात है, अपने आप से संवाद ऐसा करने की कि मैं सही-सही ढंग से अपने जीवन को अपनाऊँ इत्यादि। तो इसमें दर्शन भी है। अ, इस इस तरह के जो बातें हैं वो एक स्थान पर नहीं और भी कहीं आई हैं। तो जो बाहरी घटनाक्रम है, उसके साथ-साथ जो आंतरिक जगत है पात्रों का, वो भी बखूबी पाठक तक पहुँचता है, और मुझे लगता है इसीलिए ये उपन्यास इतना अधिक ठहर जाता है। ये जो एक 2 स्तर पर यानी इसमें भी एक संतुलन होता है कि भई घटना तो होनी चाहिए, वरना तो वो सिर्फ़ गद्य उस प्रकार का हो गया कि कोई भाषण दे रहा है। तो इसमें एक संतुलन जो है वो एक लेखक के रूप में उसके बारे में आपका क्या चिंतन है? इसमें ना जैसे मैं सोचती हूँ जीवन के बारे में और जीवन के उद्देश्य के बारे में, जो बहुत एक्जिस्टेंशियल प्रश्न है कि हम क्यों हैं? ये पूरे जीवन का मतलब क्या है? जैसे हम जीते हैं। ये चीज़ें, ये प्रश्न मेरे मन में बहुत उठता रहता है और जब मैं लिख रही थी तो मुझे लगा कि चूँकि मेरे साथ ये बहुत रहता है तो मैं जब लिखती हूँ वो उस लिखाई में भी कहीं न कहीं किसी तरीके से अपनी उपस्थिति बनाता चलता है। तो हम कैसे इस अपने आप को पूरे जीवन में इसका जो सलीका है, इसका जो हुनर है, इसकी खूबसूरती है और साथ में जो इतनी हिंसा हम अपने आस-पास देखते हैं, इतनी कठोरता है, इतनी नाइंसाफ़ी है,
उसके साथ हम कैसे डील करते हैं? मतलब ये आप सोचिए कि इस क्रूर दुनिया में हम फिर भी कुछ कोमल चीज़ों को बचाए हुए चल रहे हैं। और वो इंसान में कितनी बड़ी कुवत है कि कैसे भी समय में कितनी भी बड़ी त्रासदी हो, वो अपने आप को बचाए रखता है। एक तरह से भुलावे में हम लोग जीवन जीते हैं। एक भ्रम में हम इस माया में लिप्त रहते हैं। लेकिन ये तो माया ही है और हम इसमें चाहते क्या है अपने लिए? एक एज़ अ वुमन, एज़ अ पर्सन, मतलब जैसे आपने कहा जेंडर स्पेसिफिक भी अगर हम हटा दें, जेंडरलेस भी हो जाए, तो भी हम इस पूरे दुनिया में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? हम जीवन जीते हैं तो उसका उसका अंत क्या है? उसका मीन्स क्या है? ये सवाल मुझे बहुत परेशान भी करता है, उद्वेलित भी करता है। शायद इसलिए वो मेरी लिखाई में बार-बार आता भी है। एक और संदर्भ की तरफ मैं ले जाता हूँ, जो शिल्प से परे भी जाता है थोड़ा, पर उसके पहले भी मैं कुछ पंक्तियाँ और पढ़ूँगा। इसके पास का ये आसमान में अक्षर उभरने लगे, हर अक्षर पर उनकी अंगुलियों की पकड़ मजबूत होती गई, आग की लपट ऊंची उठने लगी, भट्टी में शब्द पकने लगे। ये कविता है कि गद्य? गद्य में कविता का स्वाद आता है। उन लपटों में आहुति देते एक सुर से गाया, इदम अग्नये जात वेद से इदम नमम, जो पवित्र अग्नि जो वर्तमान है हर सृजन में, ये मेरा शरीर मैं समर्पित करूं अपनी आत्मा की गहराई से इस अग्नि को, ये शरीर जो अब मेरा नहीं, कस्मे देवाय हविषा विधेम। तो ये पढ़ने के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो पारंपरिक रूप से, जैसे अभी आपने पहले कहा था कि आपका कर्म कांड के साथ या रिचुअल्स के साथ में संबंध नहीं रहा है, पर उसका परिचय या उसकी पकड़ या उसका स्पर्श, इसमें कई स्थानों पर उसकी झलक मिलती है। इस बात को लेकर मैं कंट्रास्ट की तरफ जाऊंगा बाद में, पर ये कुछ पंक्तियां और है। मैं इन्हीं औरतों की कड़ी हूं, मुझ में मोहब्बत और भय समुचित मात्रा में है। मैं आजाद होना चाहती हूँ इस शरीर से, इस मन से। मैं सिर्फ मैं बनना चाहती हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, अपने फैसले लेने की अधिकारी, चाहे गलत हो या सही, अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी, किसी भी शील से परे, किसी भी टैग टैग से परे। मैं अच्छी औरत बुरी औरत नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ औरत रहना चाहती हूँ। जीवन शालीनता से जीना चाहती हूँ, दूसरों को दिलदारी और समझदारी देना चाहती हूँ और उतना ही उनसे लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी कोटे से मुझे शिक्षा मिले, नौकरी मिले, इत्यादि इत्यादि। मैं देवी नहीं बनना चाहती, त्याग की मूर्ति नहीं बनना चाहती, अबला बेचारी नहीं रहना चाहती। मैं जैसा पोरस ने सिकंदर को उसके प्रश्न, तुम मुझसे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हो, के जवाब में कहा था, वैसे ही जैसे एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये मैंने बहुत लंबा सा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ दिया, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि जो उसका अंतर्द्वंद है, वो क्या होना चाहती है, उसकी अस्मिता क्या है, वो अ, प्रश्न इसमें बार-बार आता है। इसमें साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि आप न केवल अतीत और वर्तमान, बल्कि जो एक संस्कारित भाव, संस्कार के साथ जुड़ा हुआ भाव है अपने को अपनाने का, उसमें, और इसको नकारने वाली जो एक आधुनिक कहते थे हम उसको दृष्टि है, उसके बीच में भी थोड़ा-सा एक पेंडुलम इसमें कहीं न कहीं चलता है। वो कितना महत्वपूर्ण है पारा-पारा की लेखिका के लिए? मेरा बहुत सा जो मैं सोचती हूँ वो मुझे ये मौका मिला कि मैं हीरा के द्वारा उसको वहाँ रख सकूँ। फेमिनिज़्म और ये सब जो बातें हम करते हैं उसमें मेरा बड़ा एक तरीके का, तो मुझे लगता है कि फेमिनिज़्म मेरे लिए बहुत एक रियल चीज़ है, वो कोई थ्योरी की बात नहीं है, किताबों में पढ़कर कुछ स्लोगन्स हम बोल लेते हैं, वो वैसी चीज़ नहीं है। वो मेरे लिए एक रोज़मर्रा हर दिन हम जो लड़ाई लड़ते हैं, जो लड़ाई भी हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते उसको। अपने आप की कंडीशनिंग को अनलर्न करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में। अगर हम अपने लिए स्पेस क्रिएट कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी अपने प्रति बनती है। आप पूरी दुनिया कैसे बदलेंगे जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे? हाँ, तो मुझे मौका मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचती हूँ और कई बार बहुत चुप भी रह जाती हूँ जब बहुत बहस होती है फेमिनिज़्म पर, तो मैं दोनों तरफ की बात सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं इसको अपने भीतर कैसे प्रोसेस कर रही हूँ? मैं इसको कैसे डील करती हूँ? मैं कैसे देखना चाहती हूँ? और मेरा एक स्टैंड क्या बनता है इसमें?
तो ये सारे जो दुविधा और उधेड़बुन मेरे मन में है, वो मैंने हीरा के मन में भी डाल दिए और उसको लिख दिया कि ये है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न में आप किसी भी तरफ खड़े हो, दिक्कत आप ही को होती है और उससे निकलने का रास्ता क्या है, ये मालूम नहीं है। ये 1000 साल से इस तरीके की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है, उसमें पता नहीं और कितने 100 साल लगेंगे इसको थोड़ा बदलाव लाने में, आने में, या कुछ जो चेंजेस आ गए, वो भी बहुत छोटी-छोटी पॉकेट्स में आए हैं। और ये मुझे बहुत बहुत हर्ट करता है कि जो चीज़ इतनी सहज होनी चाहिए थी, इक्वालिटी वाली, स्त्री पुरुष ही नहीं, जो हम और लोगों को जो मार्जिनलाइज़ करते हैं, मुझे लगता है ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, इसको कैसे हम डिनाई कर सकते हैं? एक बहुत अजीब तरह का एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्रोध रहता है कि लोग इन चीज़ों को समझते क्यों नहीं? और बहुत निरुपाय जैसे आप बैठे रहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, हम लोग एक्टिविस्ट नहीं हैं, बाहर सड़क पर जाकर या लोगों के एक घरों में जाके हम बदलाव नहीं ला सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ़ अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। अगर वो कर पाएँ तो वो भी एक एक कदम है आगे, और शायद अपने आस-पास के लोगों को अगर इन्फ्लुएंस कर लिया, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, बहुत अ, इनको किसी भी तरीके की फ्रिवोलिटी से हम डील नहीं कर सकते। चाहे वो बातचीत करने के लेवल पे भी हो या जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। सब सब तरीके से बहुत बहुत गंभीर और संजीदा प्रश्न हैं जिनको बहुत सीरियसली हम लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि इन हिस्सों को मैं ऐसा लिखूँ जैसे मैं खुद से सवाल कर रही हूँ। मैं चाहती क्या हूँ? एज़ अ पर्सन, एज़ अ वुमन, मैं कहाँ पे अपना स्टैंड रख रही हूँ? जो लेखक का स्टैंड है और जो पाठक का स्टैंड है वो अलग-अलग भी हो सकते हैं और वो स्वाभाविक भी है और उसके बिना ये रस्मयता जो जीवन की है वो रहे नहीं। अभी चूँकि आपने सरोकारों की बात की और तो बहुत मोटे तौर पर इसमें क्या है कि संसार विचारधारा के स्तर पर हम लें तो एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है और मध्य का स्थल भी है वैसे। इस पुस्तक में एक स्थान पर जब संदर्भ आता है 1990 बाबरी मस्जिद कार सेवक 6 दिसंबर और फिर आप ये ऐसा लिखती हैं देश भर में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया था, हिंसा हुई, हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए थे, हमारे समाज का जो स्वरूप था उसके चिथड़े उड़ गए थे, अजीब हताशा और अनमनेपन की दुनिया थी, फिजा में कोई जहर घुल गया था, लगता था जो हुआ अब पहले वाली दुनिया नष्ट हुई, ये समय फिर पहले जैसा कभी नहीं होगा। अब इसके साथ साथ एक पात्र जो है जब कुछ साल बाद में तारीख के संपर्क में आई, हमारे बीच पहले पहल सामाजिक ताने बाने के नष्ट होने की वजह से एक सहज भाव उत्पन्न होने में वक्त लगा। हम बारी बार घेर बांधते रहे थे और बहुत चौकन्नेपन से मैं इस मसले पर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती, उसे जान लेने के बाद समझ गई कि ये बात कितनी हास्यास्पद थी मेरे लिए भी और उसके लिए भी। हम दोनों इन खांचों से परे के प्राणी थे। अब ये एक जो पैराग्राफ है इसमें जो दृष्टि जिसको लेकर लेखिका अपने को अभिव्यक्त कर रही है उसकी हल्की हल्की झलक मिलती है। अब मैंने चूंकि पहले बहुत सहजता से बात करते हुए ये लेफ्ट और राइट वाली बात करी है, तो अगर मैं सिर्फ राइट माइंडसेट से देखता हूँ, मुझे लगता है ये कहीं मुझे चुनौती तो नहीं दे रही है लेखिका आगे जाके क्या करने वाली है ये 6 दिसंबर वाले संदर्भ का, पर फिर वो छूट जाता है। लेकिन आपने अपनी टिप्पणी उसके बारे में इन 2-3 पंक्तियों में कर दी, पर उसके साथ बहुत सारे संदर्भ जुड़े हुए हैं, उसमें ऐतिहासिक भी है वगैरह वगैरह। पर यहाँ से मैं जो प्रश्न कर रहा था और अभी जब हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो द कैरल स्टोरी बहुत चर्चा में है, जो आने वाली फिल्म में है और लफ्ज़ याद की चर्चाएं भी होती रही हैं। तो ऐसा ये भी कहीं आपके उसमें अचेतन में या दृष्टिकोण में कहीं रहा होगा कि जो एक पात्र है जिसका बाकी उसके मजहब से कथानक में कोई विशेष योगदान दिखाई नहीं देता, उसका तारिक नाम होना वो भी एक तरह का स्टेटमेंट जैसा है हुँ। क्या लेखिका की तरफ से? उसके बारे में क्या चिंतन प्रक्रिया आपकी रही? जब बाबरी मस्जिद वाला एक छोटा-सा हिस्सा लिख रही थी, तो मेरे मन में था कि मैं आगे भी इस पर
कुछ लिखूं, वो कॉन्शियसली मेरे मन में था कि लिखूंगी, लेकिन जब लिखना शुरू किया तो फिर वो लल्ला कोट की कहानी में जब घुसे तो वहां से मेरी दुनिया कुछ फर्क हो गई। तो मैं उस कहानी में धंस गई, वो बच्ची तारा जो डूब जाती है। और उसके बाद जब मैं वहां से निकली तो मुझे लगा अब कुछ लिखना बहुत कंट्राइव्ड होगा, लगेगा कि मैं खास एक स्टेटमेंट कर रही हूँ इसलिए इसको लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा अलर्ट थी कि ऐसे करके कोई जबरन थोप के कोई चीज मैं स्टेटमेंट ना दूं, जो चीज आए वो सहज तरीके से आए। और बाबरी मस्जिद वाला हिस्सा भी इसलिए आया कि तारिक इंसिडेंटली मुस्लिम है, कोई ऐसे स्ट्रेटेजाइज नहीं किया था मैंने। तारिक नाम मुझे पसंद आया था इसलिए वो तारिक है। तो मेरे लिए किरदारों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है, जब वो तारिक हो गया तो मैंने कहानी के कुछ संदर्भ, उसके जो पर्सोना है उसके इर्द गिर्द जितनी कीलें थी उस पर मैंने टांगनी शुरू की। लेकिन उसके बाद लल्ला कोट वाले हिस्से में या वो जो आदिवासियों की दुनिया है, उस पूरे किताब से तारिक फिर गायब है, फिर अंत में आता है। तो अच्छा मुझे उसके दूसरा, बरक्स। जी सॉरी, और दूसरा उसका नाम जो एक संकेत देता है कि ये एक परिवेश विशेष से आता है, उसका बाकी की कथा में कोई विशेष प्रासंगिकता है नहीं बस। नहीं है, हाँ। इसलिए कि वो किताब में है भी नहीं। हम्म। वो उसके बाद, ये तो कहानी हीरा की कहानी है, उसके उधेड़बुन की कहानी है, उसके डायलेमा की कहानी है। तो आप देखेंगे तारिक बीच में कहीं पे है, शुरू में, फिर बीच में बिल्कुल गायब है, और अंत में कहाँ आता है, वो अपने चिट्ठियों के माध्यम से आता है थोड़ा सा। तो ये सारे जो किरदार हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हीरा को होना है जैसी वो है और जिसकी वो तलाश में है। लेकिन तो मैं, मैं उस गली में उतरना नहीं चाहती थी। हम्म, तो ये पूरी कथा का एक त्रिकोण जैसा है उसमें है, और एक जो विवाहेतर संबंध है उसके बारे में क्या क्या उसके आसपास के संदर्भ पारंपरिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, या जो स्वतंत्रता को इस रूप में लेना या समझना चाहती है या समझ रही है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक होता है कि हम जजमेंटल होकर बात कर रहे हो, उस उसको मैं पूरी तरह शायद नहीं छोड़ पाते हुए, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। पर आपने वो जो दूसरी दृष्टि है, जो उसकी माँ जैसे उसको देखती है बाद में इस संबंध के कारण, जब उसके पत्रों का पुलिंदा उनके पास आ जाता है या देख पाती हैं, तो हम्म। आपने जो दूसरी दृष्टि है उसको भी अच्छे से अभिव्यक्त किया है। तो क्या है कि एक बैलेंस बैलेंस आ जाता है कि वो ये स्टेटमेंट है, बट अवेयरनेस है कि ये समाज इसको कैसे देखता है, वो अच्छा। माँ की तरफ से ऐसा है। तो मुझे लगता है कि वो नहीं, पाठक एक चीज और, जैसे मैं फेमिनिज्म के बारे में एक खास मेरा एक ओपिनियन है, उसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है वो कितनी इंक्लूसिव हो, ये तो मैं बहुत फोर्स से इस बात को सोचती हूँ कि ये होना चाहिए। और मेरे लिए वो बहुत कैजुअल बात मुझे लगता है कि इसको मैं, बहुत लोग जैसे बोलेंगे ना कि फला धर्म के लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम्म। जैसे इस चीज को वो जस्टिफाई करते हैं, मुझे लगता है ये बोलने की भी जरूरत क्यों पड़ती है। हम्म। आप एक सहज तरीके से, एक इंक्लूसिव तरीके से आप सोसाइटी को क्यों नहीं देखते। तो शायद चूंकि मैं उस चीज में बहुत एक शिद्दत से विश्वास करती हूँ, तो मैं उसको एक स्टेटमेंट भी नहीं बनाना चाहती थी कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो इसके साथ में जो एक क्लीशेड दुनिया हम रचते हैं, जो स्टीरियोटाइप, क्लीशेड भी नहीं, एक स्टीरियोटाइप जो उस तरह के रिश्ते के जो खतरे होते हैं, जो खतरनाक मोड़ आते रहेंगे समाज और दुनिया की तरफ से, मैं उसमें नहीं घुसना चाहती थी। मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए प्रश्न नहीं है कि दो अलग धर्म के लोग एक रिश्ते में आते हैं, वो प्रश्न नहीं था। प्रश्न यहाँ पर कुछ और था। प्रश्न हीरा के अपने मन के पड़ताल का प्रश्न था। और इसमें मैं कोई हम्म। उस तरह की दुनिया में उतरने का मतलब है कि आप चूंकि आपका परिवेश इंक्लूसिव नहीं है, आप चाहते हैं कि वो हो जाए, नहीं हो रहा तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो शायद वो थोड़ा मुझे असहज करता कि मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में लिखने लगती। बहुत आसान होता कि एक आध पैरा इधर उधर मैं कहीं कुछ लिख डालती,
शायद एक मुकम्मल तरीके से कोई सोचता तो हो भी सकता था, पर मैं उसको घुसाना नहीं चाहती थी जबरन। और वो जैसे कि मैंने पहले कहा, वो जिस तरह से वो चरित्रों का ताना-बाना है, उसमें वो गौण पक्ष था, वो उतना महत्वपूर्ण था भी नहीं। पर बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो कि मैं आपके द्वारा उसको थोड़ा और अ, अगर सुनूँ, जो उसका पति के साथ संबंध है, उसके होते हुए ये जो दूसरा संबंध इवॉल्व होना, वो क्या मतलब उसका कोई लॉजिक वैसे नहीं दिख रहा होता है। उसके अंदर की यात्रा के साथ कहीं जुड़ा होता है कि वो कुछ भरने की कोशिश कर रही है, या अगर इसके बारे में आप कुछ न, क्योंकि आपने ऐसी कोई घटनाएँ नहीं उसमें दी जो कि उसका बिल्डअप जो है ना, उस रिलेशन का तारीख के साथ, उसको ज़्यादा क्लियर करता हो। जो एक बात और कहना चाहिए, हालाँकि पूरे उपन्यास में ऐसा है कि मुझे ये शब्द का प्रयोग करने के लिए क्षमा करें, एक एब्सर्ड जैसा है, यानी दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है भी और नहीं भी है, बाहर का भी है और भीतर का भी है। मुझे लगता है ये इसकी शक्ति भी है उपन्यास की, जिस तरह से ये पाठक तक पहुँचता है। पर उस संबंध के जो कड़ी बनती है और उसके अंदर वो उगता है, उसके बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें, आप कैसे देख रही थी उसको? नहीं, मुझे लगा ना कि वो अपने पति से बहुत प्रेम में है। लेकिन उसके प्रेम में होने के बावजूद उसका आकर्षण किसी और पुरुष के प्रति होने लगता है। और कई बार हम अपने आप को बहुत कंडीशन करते हैं कि ये सोसाइटी ने ये नियम तय किए हैं कि आप ऐसे रहेंगे तो आप ऐसे रहते हैं, लेकिन आदमी का मन और उसकी इच्छाएं उन चीज़ों को कई बार तोड़-फोड़ करके कहीं और चली जाती है, कई बार हम अपने मन को मार लेते हैं। तो मेरे लिए वो लिखना शायद इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और कई बार ऐसा होता है कि आप हो सकता है फिज़िकली आप किसी से क्लोज़ ना भी हों, इमोशनली अगर आप किसी से क्लोज़ होते हैं, एडमिट भी नहीं करते, वो आपके मन की दुनिया होती है। एक आपने मन में एक बहुत लोगों को बहुत लोग अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप कभी शायद हमारा परिवेश और सोसाइटी ऐसा है कि आप कभी एडमिट नहीं करते, कभी उनको बताते नहीं। खास करके इंडियन सोसाइटी में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मन तो है, मन की तो कोई सीमा नहीं है। और जब आप अपने मन को उन नैतिकता के परे देखते हैं, आप अपने आप को खोजते हैं, पड़ताल करते हैं, यू क्वेश्चन योरसेल्फ इन इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, तो आप क्या पाते हैं अपने लिए? क्या चाहिए आपको? ये प्रश्न और ये जो क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, शायद इस किताब के कोर में यही चीज थी कि हीरा क्या चाहती है, और उसको एक दूसरे पुरुष से आकर्षण हुआ और बहुत उसको ये भी लगता है, पति से उसको ये शिकायत है कि वो इसके मन को समझ क्यों नहीं पा रहा, कि जब तारीख उसके मन के भीतर प्रवेश कर रहा था और ये निकल रहा था, तो ये बात की भनक उसको कैसे नहीं हुई। तो ये जो एक अब्सर्ड की बात आपने बड़ी अच्छी बोली, एग्जैक्टली यही है कि वो इस सिचुएशन में वो दोनों तरह से वो मतलब हर्ट भी कर रही है और हर्ट भी हो रही है। वो विक्टिम भी है और वो अपने पति को बिट्रे भी कर रही है। तो ये जो इंटरप्ले है, मैं उसको उभारना चाह रही थी। और तो मान लीजिए जीवन में इस तरह से बहुत होता है, बहुत लोगों के साथ हो जाता है। नहीं, उसमें तो मुझे लगता है कोई असहमत हो ही नहीं सकता है। पर उपन्यास की दृष्टि से जो पात्र, उनका जो अंतर संबंध है, उस उसमें ये कथा जो है मुख्य रूप से उस विशेष संबंध के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको लेकर फिर उसका वहाँ जाना, जहाँ पे वो लल्ला कोट में या वो आदिवासियों के बीच में या एकांत में रहना, या वो सारा जो है वो अपने आप को समय दे रही है कि मैं अपने आप को समझूं, और माँ को पता भी नहीं लगे पहले, हम्म। ये सब भी उसका प्रयत्न रहता है। एक और संदर्भ जो कि वैसे सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस तरह की स्थितियाँ समाज में है, जो आपने पहले कहा इंक्लूसिव, वो इंक्लूसिव का भी अर्थ जो है, उसके साथ क्या-क्या बातें जुड़ी हुई हैं, वो सब इस उपन्यास की दृष्टि से उस पे चर्चा करना आवश्यक नहीं है।
एक और संदर्भ है जिस पे बहुत चर्चा होती है और आपने उसको बहुत सहजता से व्यक्त किया है। मैं उस तरफ जाऊँगा और वो भी आपका स्टेटमेंट की तरह नहीं है, वो एक फ्लो में आ रहा है। वो जो आदिवासियों के जीवन में मैं ये पैरा पढ़ता हूँ, उससे थोड़ा-सा ये हो जाएगा। ये प्रश्न पीछे का है, 186 187 है। तो आप इसके लिए तो बधाई देंगे कि मैंने बहुत अच्छे से किताब पढ़ी तो है वैसे। तो कहता है, ये आपने लिखा है कि हाट बिल्कुल। हाट की भीड़ बढ़ रही है, जमीन पर बिखरी हैं चीजें, टोकरी, रस्सी, सूप, डोरी, सींग के झाड़ू, बालों का नाड़ा, सीप, मोती के हार, जड़ी बूटी, सूखी मछली, सुतली से बंधे साग के गट्ठर, जंगली डंठल, पत्ते के दोनों में भुने हुए फतिंगे और भूरे चिट्टे, मोटे रस में पगी, बेडोल, देहाती, चींटी, सनी मिठाइयाँ, घड़ियां, काले रंगीन चश्मे, छींटदार कपड़े और न जाने क्या क्या। अब इसके बाद में ये जो पूरा विवरण है, फिर जो संदर्भ आता है उस पर ध्यान दें। गांव के गिरजे का पादरी फादर जॉन एक्का अपने उजले चोगे को उठाए संभाले गुजर जाता है। पिछले इतवार ही तो मारिया कुजूर के बच्चे का बपिस्ता कराते बच्चे ने पेशाबदार से नहला दिया था। बच्चे को लगभग गिरा ही दिया था फादर ने। तब प्रभु यीशु की दयानत दारी कहाँ गायब हुई थी। औरतों का झुंड मुंह बिचकाता है, भन्न 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 आवाज इधर उधर घूमती है, इस छोर से उस छोर तक तेज तीखी मोल भाव करती, हंडिये के नशे में झगड़ती, उकसाती, दबे छिपे हंसती, किलकती और फिर दिन ढलते थकी आरी बेचैन थरथराती, बुझती ढिबरी के कांपते सिमटते लौसी। अंधेरा होते ही सब सिमटता है, अलाव की रोशनी में चौकोर गुमटियों के उजाड़ पड़े निशान, कागज की चिंदियां, पत्तल और कुल्हड़, रेजगारी की छनछनाहट, नोटों की करकराहट। ये मैंने पढ़ना जब प्रारंभ किया था तो मुझे नहीं लगा मैं इतने अधिक पंक्तियां पढ़ूंगा, पर ये पंक्तियां अपने आप में और बहुत अ, बारीक काम किया हुआ है। जैसे जो जो वस्तुओं के नाम भी हैं, पर एक दो पंक्ति में जहाँ वो फादर की बात आकर जो ये कन्वर्जन वाला संदर्भ है, और बाद में ये दो किरदार हैं वो आपको रेलवे स्टेशन पर भी मिलते हैं वो। और फिर उसमें जो ये रूरल और अर्बन वाला जो एक है प्रसंग, वो भी मुझे लगता है ये कई स्तर पर पाठक को समृद्ध करती है। उसके साथ साथ जो बात मैं अपनी बातचीत में अभी नहीं पहुंचा पाता हूँ, इसमें एक रसमयता है, ये एक जादू जैसा आलिंगन लेकर पाठक को अपने साथ लिए हुए आगे बहती है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप ये वाला? अब देखिए ये भी क्या है कि एक सामाजिक सरोकार है, पर आपने इसको सिर्फ छुआ भर है, आपने उस पर कोई टिप्पणी भी आई हो ऐसा नहीं है। पर सो लेट मी जस्ट रिपीट, सो यू आर अवेयर कि दिस इज ऑल्सो एन इश्यू विच इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट, और इसके बहुत सारे दरवाजे हैं जी। हम्म। हम्म। अब चूंकि झारखंड और आदिवासियों की दुनिया लिख रही थी, वो दुनिया मैंने थोड़ी करीब से देखी है, मैं वहां रही हूँ। और उनके साथ जो होता है, जो पलायन है उनका गांव से शहर की ओर, और शहर में आकर उनका क्या हश्र हो रहा है, वो सब अ, बहुत ही प्रकट बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। हम लोग को मालूम है जंगल खत्म हो रहे हैं, एक दुनिया जो उनकी थी वो खत्म हो रही है, और उसके बदले में कोई बेहतर दुनिया उनको नहीं मिल रही। तो ये भी जो एक बहुत ही क्रूअल फैक्ट है जो हो रहा है, तो इसको बिना पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाते हुए, बहुत मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है ही है ये, लेकिन बहुत ओवर्टली उसको अंडरलाइन करके नहीं लिख रही थी, लेकिन हाँ उनके जीवन में जो हो रहा है और जिस तरह से वो निकल के आते हैं। जहाँ एक लाइन शायद मैंने लिखा है ना कि वो शिकार हैं जंगल में, जंगल खत्म हो रहा है और शहर हम्म, में वो आ हम्म, जाते हैं। हम्म। तो ये तो सच्चाई है, उनकी दुनिया तो खत्म ही हो गई, नष्ट हो गई। तो जब वो समय को मैं लिख रही थी, तो इस चीज को लिखना मेरे लिए लाजमी था। इसको नहीं लिखती तो कहीं मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात को दर्ज करना छोड़ देती। ऑल्दो ये किताब कोई उस तरह की पॉलिटिकल किताब सही। नहीं है, मैं बहुत स्टेटमेंट्स नहीं दे रही, लेकिन जो दुनिया हमारे आसपास है उसके बारे में कम से कम बताना तो फर्ज बनता है।
तो इसके लिए भी आपको मैं बधाई देते हुए कि उसी रूप में आती है जिस रूप में आपने उसको रखना चाहा था, वो एक फ्लो में आती है और वो उन किरदारों के या उसका जो ऑब्जर्वेशन है उस स्थान के साथ में। और ये जो उपन्यास के शिल्प को लेते हुए जो हमारी चर्चा है उसमें हम अभी अगर समापन की तरफ बढ़ते हैं, तो पाठक को लगता है कि खत्म हो गया क्या उपन्यास? खत्म हो गया क्या? और ये भी तो हो सकता था या वो भी तो हो सकता था। तो वो उसके साथ इतना गुथ गया है कथानक के और पात्र के साथ में समापन की तरफ आते-आते कि उसको लगता है ये छूट गया मुझसे कुछ। अ, जो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ डेफ़िनिट ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे आगे दी एंड लिखा हुआ आ जाए ऐसा। ऐसा मेरा ऐसा भाव है। हुँ। आपका क्या रहा? लिखने के बाद आपने उसको पढ़ा होगा बार-बार तो आपको लगा कि ये उस तरह का ही इसमें से आलोक निकल रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है जैसा कि आप अंत में चाहती थीं या आपको लगा कि नहीं कुछ और करती या अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था कि वो अंत में करेगी क्या? चलिए और मैं कई बार ऐसा भी लगा किसी ने कभी मुझे प्रश्न पूछा कि वो तो बड़ा क्लीशेड एंड कर दिया आपने, उसको पति के पास ले आई। तो मैंने कहा नहीं क्लीशेड अंत अब क्या है? इस समय में वो प्रेमी के साथ चली जाती, वो भी क्लीशेड अंत था। अब वो चीज़ें हो रही हैं बहुत, या दोनों पुरुषों को छोड़कर वो अकेली रह जाती जंगल में कुछ काम करती रहती। वो भी मुझे लगा कि बड़ा क्लीशेड अंत है। फिर मुझे लगा कि मैं क्या चाहती क्या थी? मैं हीरा के लिए क्या चाह रही थी? तो मुझे लगा मैं हीरा के लिए हीरा का मन चाह रही थी। और हीरा का मन क्या था? तो शायद वो निर्मल से तारिक के रिश्ते में रहने के बाद शायद उसको निर्मल के साथ का महत्व और मोल पता चला और वो वापस आ गई। तो मुझे लगा ठीक है यही सही, ऐसे ही लिखते हैं इसको। और चीज़ जब किताब खत्म हुई तो मुझे लगा ठीक है ये इसी तरीके से होना था। अब बाकी तो मैंने तो चीज़ लिख दी। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको वो अंत सही लग रहा है या उनको लग रहा है कि कहीं अब्रप्टनेस है, मुझे मालूम नहीं। और ये मतलब किसी को भी मालूम नहीं हो सकता है क्योंकि संभावनाएँ तो बहुत सारी हमेशा ही रहेंगी। लेकिन अगर आप 195 यानी 195 पेज पे जाते हैं, तो शालमल हीरा में एक वाक्य ऐसा आता है, सामने हाथे में पौधों को पानी देते, हर एक पत्ती को पानी से नहलाते, मेरे भीतर भी एक सादा सुख भर आता है। इस ये पंक्ति देखें, इस सादे सरल जीवन में ही मेरी मुक्ति है। कितनी खुदगर्ज हो गई थी मैं, माँ से बात करने का दिल चाहता है वगैरह। पर मैं यही वाक्य जा रहा था, मुझे लगता है यहाँ भी कहीं न कहीं क्लू आता है क्योंकि जो पति के पास लौटना उसका है, वो कहीं न कहीं समानांतर है सादे सरल जीवन की जो एक परिकल्पना है उसके साथ में तो प्रोबेबली लीड तो कर रहा है आपका जो कथानक है उस तरफ। अभी थोड़ी-सी बात हम आपके द्वारा जो चरित्र चित्रण कहते हैं या कैरेक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, तो वैसे तो सभी का अपना है लेकिन मैं विशेष करके जो उसके मामा जी का चरित्र जैसे आपने लिखा और कम पृष्ठों में ऐसा लगता है उस व्यक्ति को आप पूरी तरह जान गए हो और आप उसको देख सकते हो ऐसा लगता है। ये अपने आप तो नहीं होता होगा, इसके पीछे गहराई जो चरित्र चित्रण के लिए करने की आपकी प्रक्रिया है, यदि उसके बारे में ये मामा जी वाले चरित्र से लेते हुए आप बात आगे ले जाएँ। अ, मामू को उदय मामू को जब लिख रही थी तो मेरे मन में एक किरदार एक जो शख्स जैसा मैं इमेजिन कर रही थी कि ऐसे बड़े पढ़े लिखे, बड़े खूबसूरत से और वो बहुत ज़िम्मेदार प्राणी है, परिवार के लिए उन्होंने किया, सबके लिए किया। अपने जीवन में जो दुःख था, जो चीज़ नहीं कर पाए, उसके लिए भी कभी उन्होंने शिकायत नहीं की जीवन से। मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और जब होते हैं, तो वो अपने आस-पास कितना लोगों को सुख देते हैं। अब जैसे उदय मामू हैं, प्रमिला उनकी जो पत्नी हैं, वो उनके साथ उनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी वो उनके जीवन तक निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं। मुझे लगता है इस तरह के लोग कितने कम होते हैं और इस तरह के लोगों को कितना होना चाहिए हमारे आस-पास। इस इच्छा को मैं लिख रही थी कि ऐसे लोगों को होना चाहिए हमारे आस-पास। जीवन को इस तरह से बरतने वाले लोग।
वो मेरी एक जैसे इच्छा है, उसको साकार कर रही थी मैं उदय मामू को देखकर। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो एक मिरर की तरह भी काम करता है मेन जो कैरेक्टर है उसके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में स्त्री-पुरुष और काल-खंड के अंतर को हटाकर देखा जाए, तो कुछ एक ऐसा है जो वो दोनों शेयर करते हैं, किसी स्तर पर इंटेलेक्चुअली भी और प्रोबब्ली इमोशनली भी जो हाँ, हाँ, बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट उनका बिल्कुल। है जीवन में। जी, जी, जी। तो आई आई थिंक उनकी प्लेसिंग की जगह वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है उसमें। ये आप जैसे कोई मूर्तिकार तराशता है तो वो धीरे धीरे करके हटा रहा होता है, तो ये चरित्रों के आपके अंदर जीवित रहने का जो एक अनुभव आपका रहा होगा, उसने क्या सिखाया आपको? हीरा ने क्या सिखाया आपको? जीवन जीने की जो सादा खुशी है, जो सरल सादा खुशी, कि इस बात को हम अगर पहचान लें, समय रहते पहचान लें। अम, हम बातचीत के समापन की तरफ जाएं उससे पहले मैं एक जो ये आपकी लिखने का अवधि इस उपन्यास की कितनी रही होगी, और अगर हम एकदम लॉजिस्टिक्स में जाते हैं तो समझिए 1 सप्ताह में कितना घंटा आप लेखन को देती रही होंगी, या इसके बारे में कुछ बता सकते? नहीं, बीच-बीच में तो ऐसा बहुत सा वक़्त आया जब मैंने इसको बिल्कुल नहीं लिखा। बहुत शुरू में जब मैं लिखना शुरू किया था तब मैं थोड़े एम्बिशियस होके सोचती थी कि मैं उपन्यास लिख लूँगी, जबकि कविता ही लिख पा रही थी और कहानी तक सोचने में मैं मेरे तो दम फूल जाता था कि कैसे लिखूँगी। और तब उस समय तो मैं महत्वाकांक्षी थी कि शायद किसी वक़्त मैं उपन्यास लिखूँगी, तो मैंने इस किताब का बीज उस वक़्त मेरे मन पे पड़ा। मुझे लगा कि कभी लिखूँगी तो ये लिखूँगी। तो एक बहुत फेंट सा आउटलाइन था, फिर वो कुछ थोड़े से हिस्से लिख के छोड़ दिया, बड़े सालों तक पड़ा रहा। तो एक्टिव राइटिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं हुई है इस किताब में, और लेकिन वो एक नेसेंट वे में पड़ा हुआ रहा बहुत-बहुत सालों तक कंप्यूटर पे। और मेरे साथ एक चीज़ और है कि मैं बहुत फर्स्ट ड्राफ्ट ही मेरा फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है मोस्टली। उपन्यास में ज़रूर 1 बार 2 बार आप पढ़ते हैं और थोड़ा आगे-पीछे ठीक करते हैं, गैप फिल करते हैं, कुछ रफ एजेस एटसेट्रा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं सचमुच का जो रियल टाइम जिसमें मैं काम कर रही थी, वो लगभग 6 महीने का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन बीच के गैप्स बहुत थे। अब ये भी एक दिक्कत थी कि दफ़्तर और घर के बीच की जो भागा-दौड़ी रहती है, उसमें समय निकालना बड़ा कठिन है। सैटरडे, संडे आप वीकेंड कभी कुछ लिख लिए, कभी वो भी उसकी भी फुर्सत नहीं बनती। तो मैं समय लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि एक स्ट्रेच पे मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जो क्रिएटिव प्रेशर कह दीजिए अंदर से, या अगर आप काम नहीं कर रही होती, फुल टाइम राइटिंग कर रही होती, तो क्या अधिक सहज होता, या बाकी की गतिविधियों में सक्रिय होना वो सब हेल्प करता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन में? मुझे लगता है हेल्प करता है। मतलब मैंने देखा है कि कभी हफ्ते भर की छुट्टी ली और लगा कि अच्छा इस हफ्ते में तो बहुत लिख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं लिखा। तो वो बड़ा अराजक किस्म का रूटीन बन गया और कोई डिसिप्लिन नहीं रहा। लेकिन जब मैं दफ्तर जाती रहती हूँ, काम करती हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा लिखाई उन दिनों हुई है जब मैं दफ्तर में भी बहुत मसरूफ़ रही हूँ। और उन उन दिनों शायद जैसे होता है ना आदमी की फितरत, कि जब कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा शिद्दत से वही चीज़ करने का मन करता है। पानी नहीं है, कोई कह दे तो आपको तुरंत प्यास लग जाती है। तो कुछ वैसी स्थिति में जब मसरूफ़ होती हूँ तो लगता है कि बस बिल्कुल अभी कुछ लिखने बैठ जाऊँ। तो मैं बड़ी रिग्रेट करती रहती हूँ कि ऑफ़िस जाना है अभी और फाइल्स करने हैं, मैं लिख क्यों नहीं सकती? लेकिन मुझे पता है कि जब मैं घर में ही रहूँगी और कुछ नहीं करूँगी, फुल टाइम राइटिंग मेरे बस की बात नहीं है शायद। तो मुझे एक स्पेस चाहिए होता है, एक बैक एंड फ़ोर्थ जाने के लिए, जो मुझे एक कॉन्टेक्स्ट देता है, निकल जाने का, टू कम बैक अगेन। ये चीज़ शायद मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी का जो एक स्टिमुलस है उसके लिए। तो सारे समय अगर आपको सिर्फ़ आप लिखना सोचें,
वैसे नहीं होता। जब काम भी कर रहे हैं तो कुछ ट्रिगर पीछे धीरे-धीरे दिमाग में एक बैकग्राउंड में वो चीज़ चलती रहती है, फिर आप कभी टाइम निकाल कर लिखने लगते हैं। तो मेरे मेरे मुझे तो लगता है मैं अपने जिस तरह से मैं बहुत बहुत कैओटिक हूँ, बहुत अराजक हूँ और बहुत आलसी हूँ। उसमें मेरे लिए एक ये जो डिसिप्लिन आपका आउटपुट है वो आपकी इस बात को झुठला रहा है कि नहीं, 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 मैं बहुत सीरियसली इसको सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं बहुत टालती हूँ चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ। अभी करना है तो मैं उसको टालते-टालते बिल्कुल लास्ट मिनट में करूँगी। लिख रही हूँ शायद ठीक-ठाक मात्रा में लिख लिया है इसलिए कि वो बहुत भीतर से इट पुशेस इटसेल्फ आउट। आपकी ये वाली बात सुन के मेरी तरह और भी लोग खुश हुए होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो इतना बुरा है कि कुछ उसके बाद होता ही नहीं है, और हम फिर अपने आप को उसके लिए गिल्ट स्पेस की तरफ धकेलते रहते हैं। अब मैं आपके साथ में कुछ एक पंक्तियां आपके उपन्यास की पढ़ के प्रश्न ये करने वाला हूँ कि ऐसा कैसे लिखा जाता है। ये मैं बात को बताता हूँ कि ऐसा कैसे लिखा जाता है, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपको पूरी तरह समाहित होके समग्रता से वो जो बात आपके द्वारा लिखी जा रही है उस वो एक समाधि की तरह होता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं 2-3 पंक्तियाँ अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ, तो जैसे आपने, और ये संदर्भ से जुड़ी हुई नहीं, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ खास करके लेखन की दृष्टि से। फर्श पर पौधे, मिट्टी और टूटे गमलों का संसार था। एक चिड़िया भौचक कुछ देर देखती रही, फिर निस्संग उड़ गई। एक पंक्ति और देखें। एक लय में स्मृति के तार बनते हैं, जैसे पीछे पीछे और कभी आगे कोई भीतर भीतर चलता होगा। जरा सा संगीत, पत्तों से छनता शोर, और मेरी आत्मा में किताब। सपने में अंतिम पन्ने के पहले शेष हमेशा जारी हैं। ये पृष्ठ बदल रहा हूं। नींबू की गमक हवा में भरी है, नीचे टहनियों पर लदी टंगी, नीचे गिरने को बेताब। आवाज इतनी तीखी, दोपहर को 2 भाग में काट दे, नींबू को फांक फांक कर दे, गर्म धरती को चीर दे। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आप बताइए कि जो अनुभूति रहती होगी लिखते समय में, और अपने को पूरी तरह उसमें उपस्थित रखने में, उसमें क्या चुनौतियां और क्या आनंद, क्या अनुभूति। आनंद ही आनंद है, चुनौती कुछ भी नहीं है। और लिखते वक़्त शायद मन मन बहुत अट्यून्ड हो जाता है। जिन चीज़ों को मैं देख रही हूँ उसको मैं बेस्ट कैसे डिस्क्राइब करूँ, और उस समय पाठक मेरे सामने नहीं होता। उस वक़्त सिर्फ़ मैं होती हूँ अपने साथ, और मैं बहुत ईमानदारी से उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए एक विज़ुअल मामला है, जो दिख गया उसको मैं पूरी सच्चाई से लिख दूँ। अब कभी-कभी दिखता खराब है तो लिखाई भी खराब हो जाती है, कभी दिखता अच्छा है। अब ये जो गमले वाला जो आपने कहा, वो दृश्य मेरे सामने है। एक बार ऐसा हुआ था, कुछ आंधी-तूफ़ान, और सुबह उठे तो ये बड़ा सुंदर-सा गमला था, वो गिर गया। मेरे दिल पे चोट पहुँची कि यही वाला गमला क्यों गिर गया। वो गिरा हुआ था, टूटा हुआ, मिट्टी गिरा हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आपके भीतर रह जाती हैं। वो जो सरल सादा खुशी की जो बात आप कह रहे हैं ना, उसी तरह से जो सरल सादा दुःख होते हैं, जो ऐसे दुःख नहीं जो आपको बिल्कुल झिझोड़ कर रख दें, आपको तोड़ दें। उसके बरक्स ये जो दुःख हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप हैंडल कर सकते हैं। और ये आप खोजते भी हैं इसी तरीके के दुःख को। तो ये सिचुएशन है, ये देखा मैंने और उसको लिखा, बिल्कुल वैसे लिखा जैसे मैंने महसूस किया उसको देखकर। तो मेरे लिए लिखना बहुत विजुअल मीडियम है। बहुत सुंदर। एक और वाक्य पढ़ रहा हूं मैं। नैन की सांस हैरत भरे अजूबे से खिंच जाती है, उसका शरीर इस जादू से सेहर सेहर जाता है, और कुछ कहे उसके पहले ही वो झिलमिल करता रंग एक पल में ओझल हो जाता है। तो
इस इस तरह के या और जो खंड आते हैं उपन्यास में, उसमें एक इस तरह की लहर है कि बाहर का दृश्य और उसके भीतर की संवेदना, और इसके साथ-साथ इस पूरे परिवेश और इस बाहर और भीतर के संबंध को किसी एक पंक्ति से, या जैसे आप ऐसे उछाल देती हैं, उछालने में सफल होती हैं, वो समृद्ध करता है पाठक को। इसके साथ-साथ एक ऐसी संवेदनात्मक ज़मीन तक ले जाता है अ, जो जिसके लिए ये पुल बनता है। वो मुझे लगता है वो कॉन्शियस होगा या नहीं होगा, लेकिन एक पाठक के रूप में वो मेरे लिए एक संपदा जैसा हो जाता है। एक वाक एक संदर्भ और पढ़ के फिर आपकी तरफ आता हूँ कि ये विपिन बिहारी जी की बात है। विपिन बिहारी साहित्य के आदमी थे। क्लास में तो जब वो पढ़ाते, उनका आत्मविश्वास बुलंदी पर होता। अज्ञानी छात्रों के सामने वो समृद्ध साहित्य की बारीक परतों को खोल रख रहे थे। उनके लिए किसी अनोखी दुनिया की खिड़कियां खोल रहे थे, पर अपनी पत्नी के साथ साझेदारी का एक भी सूत्र उनके हाथ न आता था। जब राजरानी पिघर जाती, विपिन बिहारी की छाती से मानो मनोबोझ उतर जाता। तो इस तरह के चरित्रों के माध्यम से जो एक स्वांग रहता है पति पत्नी के संबंध में, आपसी समझ का, उसको भी आपने बड़ी रसमयता से व्यक्त किया है। और ये आपकी मुख्य कथानक के समानांतर होकर मुझे लगता है उसको और अधिक उठाने में सहायक है। तो ये कौन सी, अगेन मैं जो मूल कथानक है उसमें उदय मामू का भी जो अनुभव जीवन का रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको एक और उठाव देता है पाठक के लिए, कंट्रास्ट के द्वारा। तो ये कॉन्शियस होता रहा है, हुआ है, या इट जस्ट हैपन? नो, इट जस्ट हैपेंड। मतलब राज रानी, विपिन बिहारी, ये सारे जो किरदार थे, वो बस अपने आप आते गए। नैन की जो सास हैं, उनका किरदार, नन्ना की शादी का जो एक हिस्सा है कि वो किस तरह से शादी उनकी होती है, 11 साल की बच्ची हैं, और राय बहादुर की जो दुनिया है। एक और कहीं जो एक दूसरी पत्नी थी जो नेपाल से आई थी और ओल्ड एज में उनको सब भूल गई थी और सिर्फ नेपाली में बोलती रहती थी। ये सब कुछ मजे-मजे से सारे किरदार कहीं दे दे वर लिविंग इनसाइड मी, और मैंने उनको एक-एक करके ऐसे दिस इज़ द स्पेस दैट आई एम गिविंग टू देम। तो इनको सबको लिखने में बहुत मज़ा आया। ख़ास करके जो पुरानी दुनिया थी उसको लिखने में मुझे बहुत आनंद आया। क्योंकि मैं खूब कल्पना कर रही थी। कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी हुई थी अपनी माँ से, अपनी नानी से, उस दुनिया को मैंने थोड़ा रिक्रिएट किया, क्योंकि मैं कभी इस तरह से गाँव में नहीं रही हूँ। लेकिन कल्पना में मैं उसको जितना अपने हिसाब से जैसे भी क्रिएट कर सकती थी। और ये एक लेखक के पास सबसे बड़ी नियामत तो यही है कि वो कोई भी दुनिया क्रिएट कर सकता है। कल्पना में वो कहीं भी जा सकता है, कैसी भी दुनिया को इमेजिन कर सकता है। तो वो जो छूट मिल जाती है, जो किसी बाउंड्री कोई नहीं है, कोई सरहद नहीं है, आप कहीं भी चले जा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक फ्लाइट, एक उड़ान आप ले लेते हैं। आपने रिसर्च कितना किया? कई संदर्भ ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि बहुत डिटेल पता होनी चाहिए, फिर आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि इसमें लिखा गया है। चाहे वो आदिवासी जीवन के बारे में हो, या कहीं-कहीं ऐतिहासिक संदर्भ थोड़े बहुत आए हों। तो अ, इसके बारे में? मैं तो इतिहास की छात्रा रही हूँ, लेकिन मुझे डेट्स भूल जाती हूँ मैं। तो कई बार वो मुझे देखना पड़ा कि कोई चीज़ मैं लिख रही हूँ तो वो हिस्टोरिकली और क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल सही हो। क्योंकि ये कहानी लगभग 1900 से मतलब 100 साल की कहानी है, 1800 समथिंग से शुरू होती है, आज तक आती है। तो कोई डेट्स के क्रोनोलॉजी में कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए मैं अलर्ट थी। मैं वैसे भी कुछ चीज़ों में बहुत अलर्ट रहती हूँ, जैसे कोई शब्द लिखा मैंने जो दूसरी भाषा का है, तो उसके उच्चारण पे मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ कि वो सही होना चाहिए। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, मैं बहुत टाइम लगा लेती हूँ इन चीज़ों को बिल्कुल सही लिखने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा चूँकि सब ये काल्पनिक चीज़ें हैं, तो इतना रिसर्च
ज़रूरी इसकी नहीं। ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, एक्सेप्ट फॉर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और प्रकृति के साथ का जो भाव है वो भी कई स्थानों पर झलक उसकी आती है। एक मुझे पढ़ते हुए लगा कि आपको खाने से अधिक पीना पसंद है क्या? ये प्रश्न का उत्तर दें फिर मैं बताता हूँ क्यों पूछ रहा हूँ। मुझे खाना भी बहुत पसंद है। अच्छा, क्योंकि ये कई जगह पे होता है हवा, देखिए ये है, ऐसा लगता है हम वादी में प्रवेश कर रहे हैं, मैं शीशा नीचे करती, हवा के बड़े घूँट भरती हूँ। ये घूँट भरना जो हवा के है या ऐसा, ये मुझे लगता है एक से अधिक स्थानों पर आया है। तो ऐसे ही मुझे इसकी तरफ ख्याल आया। एक और दार्शनिक सी बात आप तक आपके 141वें प्रश्न से पहुंचाते हुए, जीवन बीतता जाता है और हम भी साथ साथ बीतते हैं। कभी कभी किसी मोड़, किसी घुमाव से हम हतप्रद हो जाते हैं। कभी हम तैयार होते हैं किसी भी घटना का सामना करने में। मेरे भीतर एक स्थिरता आकार ले रही थी, कोई बीज जो बड़ा होकर मुझे किसी और दिशा की तरफ ले जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा संकेत देता है कि जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, वो भी पात्र के माध्यम से पाठक तक पहुंच रही है। तो आपकी रचना प्रक्रिया में जो आपकी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है उसने आपको बहुत गाइड किया है। और कभी कभी ऐसी कोई घटनाएं हुई होंगी जो आपको लगा कि ये ऐसे सब चीजें सिंक हो गई, ये कोइंसिडेंसेस कलेक्ट हो गए, या ऐसा कोई संदर्भ? नहीं, जब जब लिखते जाते हैं तो बहुत बार लगता है कि चीज़ें एक कोहेसिवनेस पे नहीं बन पा रही। अलग-अलग टुकड़े हैं, बहुत स्कैटर्ड है, और फिर वो एक सीमलेस तरीके से कैसे आएगी, वो आपको मालूम नहीं होता। और कभी-कभी जैसे एपिफनी हो गया कोई मोमेंट और आपको समझ में आ गया, कभी एकदम अर्ली मॉर्निंग आपकी नींद खुली और नींद के आधे जाग घुटपुटे में आपको समझ आ गया कि क्या होना है अभी, और आपने उसको लिख लिया। ये कई बार होता है, मुझे ये थोड़ा-सा रहस्यमय चीज़ लगती है, पर ये होता है। जैसे वो कहते हैं ना, कूलरिज ने लिखा था, वो सपने में उन्होंने पूरी कविता लिख ली। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता है होती है, आप कहीं सबकॉन्शियस में कोई चीज़ आपके भीतर चलती रहती है और आप उसको लिख डालते हैं। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता मोस्टली। तो दो बातें और लेते हुए फिर हम समापन की तरफ चलेंगे मेरी तरफ से, पर आप स्वतंत्र हैं और भी कुछ जोड़ें। एक तो ये पृष्ठ 190 पे जो हम पहले रूरल और अर्बन इसकी बात कर रहे थे, तो हम्म, वो संदर्भ है कहीं आसपास में। पुलिया के नीचे पानी बहता है कल 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 कल, दूर पेड़ों की छाया सांझ ढले सिमटती सिहरती है, धीमे से फुसफुसाती है पत्तियां, अंधेरा उतरता है पत्तियों पर, टहनियों पर, तनों पर, जड़ों की मिट्टियों पर, बिरवा की खुली मुट्ठियों पर, आंखों पर। जंगल अब सिर्फ आंखों में बंद सपना है। मुझे लगता है ये वाक्य अपने आप में इतना गहरा है। जंगल अब सिर्फ आंखों में बंद सपना है, ऐसा सपना जहां लौट कर जाना मना है, ऐसा सपना जिसे देखना मना है। लौटना है फिर उस बीहड़ से इस बीहड़ में जहां दुख एक नंगा तार है। मन जिसके इर्द गिर्द चौकन्ना चहलकदमी करता है, रात रात टाल पर चित लेटे आंखें देखती हैं अनगिनत तारे, एकदम चकमक, पत्थर सी चकमक। जंगल में रात, बाघ की चमकती जलती आंखें, पानी में चहलती केवई मछली का दबदब, रोशनी मारता चौइया, दिल फटता है तेंदु पत्ते सा। गांव घर गोतिया सब छूटा सब छूटा, सांस छूटी तार छूटा, छूटा रे सब छूटा। इसको पढ़ के मैं ताली बजाना चाहता हूँ। मतलब इस तरह के जो पैराग्राफ हैं वो बहुत एकाग्रता की मांग करते हैं कि आप उसके साथ जुड़ें और उसमें जो एक कुछ रस जो स्राव हो रहा है उसको आप अपना सकें। तो मैंने पहले भी कभी निवेदन किया कि ये बहुत इजी रीड नहीं है कि आपने ऐसे फटफट पढ़ दिया। तो ये वाले जो इस तरह के कुछ और जगह पर अभिव्यक्तियां हुई हैं उसमें उम, उसमें आपके अंदर गीत की समझ भी है, और ऐसा लगता है कोई पटकथा लिख के ये फ़िल्म वाला जो एक होता है लेखन वो भी है। आपको क्या लगता है, आप अ,
फ़िल्म के रूप में ये उपन्यास आए, ऐसा कभी मन में आता है? आए तो बहुत बढ़िया। एक कौन और रोल करा मीम है? हाँ। ही हीरोइन का रोल कौन करे? ये तो ऐसे सोचा नहीं, अब बहुत सीरियसली आपने एक बीज डाल दिया मेरे दिमाग में। तो अब मैं सोचूंगी कि निर्मल और तारिक और हीरा कौन हो सकता है। हुँ। आपके हिसाब से कौन हो सकता है, क्योंकि आप सोच गए इस बात को। हुँ, अगर पुराना समय होता तो वो दीप्ति नवल होती। अभी नया समय में प्रियंका थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़ हो गई हैं, तो उनको हाँ। उनको उनको छोड़ दिया जाए। हम्म, एक्चुअली दीपिका दीपिका ठीक हो सकती हैं शायद। हाँ शायद। हम्म, पर पर अब मैं मेरा जो प्रिय एक दृश्य है उसकी तरफ जाके समापन करूंगा। प्रिय दृश्य का मतलब है कि वो कृष्ण भगवान आ जाते हैं इसमें तो 193 पृष्ठ के पहले जहाँ पर ये शुरू हो रहा है, नील माधव हीरा। उस रोज कोई हाँ। जीर्ण मंदिर दिख गया था, ढहता हुआ, छूटा हुआ। एक तरफ पत्थर पर उकेरी हुई मूर्ति नील माधव, जंगल के वीराने में किसी 100 साल पुराने वृक्ष की जड़ों से फूटती दीवारों के बीच एक दुनिया। माधव, कैसी सौम्य मुस्कान है, जरा सा नटखटपन, एक तंद्रालीन भाव, परम आनंद। पत्थर पर किसने उकेरा होगा ये भाव? दिखे होंगे उसे बांसुरी बजाते कृष्ण, या खुद तंद्रा में होगा, भक्ति के परम पर, या फिर सर्जना के चरम पर, अलौकिक अनुभूति के अधीन। मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है अपने सब रूपों में, और शिव प्रिय है अपने औगड़पने और तीक्ष्ण अनुभूतियों के लिए। शिव डिप्लोमेट नहीं, कृष्ण है। कृष्ण करता है, शिव कारण है, कर्म है। कृष्ण लीला है, इस मायावी संसार की लीला माया के संचालक। हमने अपनी सब कमजोरियों को और अपनी सब अभिलाषाओं को मैनिफेस्ट किया, प्रोजेक्ट किया अपने ईश्वर में। मंदिर के इस भग्नावशेष की छवि में मुझे लीला रचते वही माधव दिखते हैं, परम सुख और परम दुख के स्नेह में विशाल और अनंत होते, और फिर उतने ही सूक्ष्म होते। तो ये आगे ऐसे चलता है। तो कृष्ण भगवान के इस संदर्भ और इस भग्नावशेष मंदिर के बारे में जो लिखा, तो ये भी कोई अनुभव के साथ, स्थूल अनुभव के साथ जुड़ा था। हम कोणार्क गए थे। कोणार्क में जो मंदिर में एक शायद कहीं फोटो भी होगा मेरे कैमरा में, फोन में। उसमें एक जो उकेरी हुई आकृति थी, वो गाइड ने बताया कि नील माधव। और सचमुच उस चेहरे पे जो स्मित था वो अलौकिक था। हम्म, और मैं सोचती रही कि ये सच में भक्ति भाव से इसने ऐसा चेहरा उकेरा होगा पत्थर पर, या वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण कैसे लगते होंगे। या हो सकता है कि जब वो कर रहा था तो वो कृष्ण सोच भी नहीं रहा होगा, उसके लिए काम था। ये सारी चीजें मेरे मन में आई, लेकिन सचमुच उस पत्थर पर जो चेहरा था, उसके जो भाव थे, वो अद्भुत। तो ये नील माधव ये वही है तो नील जो। माधव वहां से आ गए। और व्यावहारिक जगत की दो बातें और करते करते फिर समापन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जब आपने लिख लिया, फिर आपको पब्लिशर की तलाश रही, या पहले से पता था कौन छापेगा? नहीं नहीं, पब्लिशर पहले से पता नहीं था। किताब मैं लिख रही थी, कुछ हिस्सा बाकी था। और फिर पब्लिशर ने कहा, कभी हमारी बातचीत हुई, मैंने कहा क्या लिख रही हैं? मैंने कहा मैं उपन्यास लिख रही हूँ, शायद अगर लग के करूंगी तो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक, फिर आप हमको दे दें। और अगले दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे पास। अरे वाह। तो हाँ, वो घर पे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भिजवा दिया। तो मैं उस समय पोस्टेड भी थी कहीं बाहर जम्मू में। अगले दिन मुझे लौटना था। मैंने सोचा चलो ठीक है, इसी बहाने से एक मेरे ऊपर एक प्रेशर आएगा कि इसको खत्म करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं थोड़ा सा ज्यादा संजीदा हो गई इस बात के लिए कि नहीं, अब इसको लेके ऐसे नहीं बैठ सकती, इसको खत्म कर देना चाहिए, लिख लेना चाहिए पूरा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पुट अ बिट ऑफ प्रेशर ऑन मी। तो किताब इस तरह से मतलब
एक मैंने टारगेट उन्होंने हमें दिया कि इस समय तक आप दे देंगी तो इस समय तक हम छाप लेंगे। तो इस तरह से किताब मेरे टारगेट से थोड़ा आगे तो बढ़ गई थी, पर फिर भी समय के हिसाब से हमने कर दिया और किताब बहुत जल्दी छप के भी आ गई। तो वो जो रास्ता था वो आसान था, छप जाने वाला। लिखना मुश्किल था। ये छप जाने वाला रास्ता आसान इसलिए था क्योंकि पहले आप की छवि है और प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में पहचान एक रही, और राजकमल पेपर बैग्स का जो ये प्रकाशन मेरे सामने है, तो ये भी एक प्रतिष्ठित प्रकाशन स्थल है जहाँ से किताब छपना भी अच्छी बात है। पर और अच्छी बात यह है कि इसको जिस तरह पाठक पाठिकाओं ने अपनाया, वो प्रतिक्रिया जब आप डायरेक्ट लोगों से अलग अलग स्थानों में मिलती रही, वो एक मोटा मोटी क्या भाव उसका है। एक तरफ जैसे आपने कहा जब आप लिख रही थी तब पाठक आपके सामने नहीं था, पर अब पुस्तक पाठक के सामने है, आप उसके सामने नहीं है। उसका जो रिश्ता बनता है चरित्रों से या पाठक या पुस्तक से, उसके बारे में जो कुछ आपने सुना तो कैसा लगा आपको? मैं बहुत सीरियसली आपको बोलूँ कि जब किताब छप के आ गई तो मेरे लिखे के प्रति लोगों का थोड़ा एक ओपिनियन ये रहता है कि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखती हैं और ईज़ी रीड नहीं होता। तो मुझे लगा कि ये वाली किताब भी ऐसे ही बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी तो धीमे-धीमे बाय वर्ड ऑफ माउथ, कोई कहेगा कि अच्छी है तो कोई पढ़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों की मार्केटिंग भी नहीं करती, और ये बहुत था मेरे मन में कि ठीक है किताब छप गई, आ गई, मेरे लिए हो गया इतना, अब आगे देखते हैं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरह से लोगों ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, लोगों ने बताना शुरू किया मुझे कि ये कितना वो रिलेट कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। और बहुत ही बढ़िया प्लेज़ेंट सरप्राइज़ कि मुझे नहीं मालूम था कि इतने लोग इस तरीके से इस किताब से जुड़ पाएँगे इमोशनली और लॉजिकली। तो जब लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ़ अपने लिए लिख रहे हैं, लेकिन कहीं अवचेतन में ये बात तो रहती है कि जब लिख रहे हैं तो कहीं न कहीं तो कनेक्ट हम करें इस बात से। तो जितने लोग कनेक्ट होते हैं, मुझे लगता है कि हम सब एक स्पेस में खड़े हैं। जो कोई भी आकर मुझे कह रहा है कि ये किताब मैंने पढ़ी, मुझे ये हिस्सा अच्छा लगा, मुझे लगता है वो मेरे साथ मेरे बगल में खड़ा है, मैं उसका हाथ पकड़ के उसको एक दुनिया में लेके जा रही हूँ जहाँ हम साथ-साथ चल रहे हैं। आगे-पीछे नहीं, हम साथ-साथ चल रहे हैं, और ये किताब फिर उनकी ज़्यादा हो जाती है जितनी मेरी है। ये बहुत बहुत सुख देने वाली चीज़ है, अनुभूति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने भी प्रारंभ में ये विचार किया था कि एक जादुई संसार की तरह ये हमको अपने साथ लेकर चलती है, और जहाँ आपने समापन किया तो मुझे लगता है ये किताब आपसे अधिक मेरी भी हो गई है। तो इसके लिए मुझे बधाई है, पर आपको भी बधाई बधाई है। नहीं, नहीं, आपको तो बहुत बधाई कि आपने जिस तरीके से इस किताब को पढ़ा है, जितने हिस्से, मतलब अब आप मुझे हिस्से सुना रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ये भी मैंने लिखा है। क्योंकि मेरे मन में भी वो किताब अब एक तरीके से, एक जो अगर सिंपल नैरेटिव लेके सोचते हैं तो मैं, कोई कहता है कि क्या है किताब में, तो मैं 4 लाइन में बोलती हूँ। तो इस 4 लाइन को बोलने में बहुत सारे उसके ऐसे हिस्से हैं जो कि अम, छूट जाते। ऐसे अलग, हाँ, छूट जाते हैं, मेरे मन में भी छूटे हुए हैं। अभी नीलमाधव वाला हिस्सा जो आपने पढ़ के सुनाया, मैं एकदम से कोणार्क में चली गई। वो याद मुझे, अब इस तरह अगर आप मुझे बहुत सारे हिस्से आज मुझे आपने याद दिलाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने किया इसको, इस तरह से पढ़ा और ऐसे चीज़ों को कनेक्ट किया, और मेरे लिए वो फिर से रिवाइव हुआ। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारा धन्यवाद प्रतीक्षा जी। और जब इस तरह आपने धन्यवाद दिया तो ये ऐसा एक उत्तरदायित्व तो देने का मन होता है कि आपके अंदर जो ये, इसको अगर हम नील माधव की कृपा कहें कि आप ऐसा अच्छा लिखती हैं, तो और अपने आप को किसी प्रेशर में डाल के लिखने का ये जो क्रम है वो और अधिक अधिक होता रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।